इजराइल काट्स रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनका बड़ा बयान आया है। तेहरान पर स्टैंड इन पोजीशन से हमला इस समय हो रहा है। बड़ी बात, यानी बहुत कम ऊंचाई से हमला कर रहे हैं इस समय इजराइल के लड़ाकू विमान। नॉन स्टॉप हमले। सीधे तौर पर इजराइल काट्स ये कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कोई बचा ही नहीं है ईरान के पास, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस। और जो तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान के ऊपर बमबारी कर रहे थे, इसका मतलब स्टैंड इन पोजीशन से हमला, पलटवार का कोई खतरा ही नहीं है। जलदयाल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब उनका टारगेट जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। कमांड सिस्टम काफी हद तक उन्होंने डिस्ट्रॉय किया कमांड एलिमेंट्स में, अब कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, पावर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि जो कुछ बचा हुआ है, जो भी आपके पास बचा हुआ है ऑपरेट करने के लिए वो इनइफेक्टिव हो जाए। पूरी की पूरी वॉर जो है वो इनडायरेक्ट वॉर की तरह से एलिमिनेट ऑल सपोर्टिंग एलिमेंट्स, जो फिर अपने आप जो है एक कैपिटुलेशन की सिचुएशन में ईरानियंस अपने आप को पाएंगे। तो ये जो खतरे हैं, इससे पॉपुलेशन भी देखिए, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है ईरान के अंदर। पॉपुलेशन जो है ईरान की, इराक से, सीरिया से, लीबिया से, वो समझ चुकी है कि अमेरिकन इंटरफेरेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी डिस्ट्रक्शन है। तो वो जो पॉपुलेशन है उसको कंप्लीटली कन्विंस करना, कंप्लीट पावर थ्रो करना, मैं समझता हूं टाइम लगेगा। जितना मर्जी आप अटैक कर लो। इजराइल काट्स कह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे हमले लगातार होते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। 1200 बम गिरा चुके हैं। सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव अब शुरू हो चुकी है। और प्रणय, ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि जो स्टेइंग पावर है, यानी लगातार युद्ध करने की क्षमता, इजराइल के पास भी पैसे और हथियारों की कमी नहीं, अमेरिका के पास भी पैसे और हथियारों की कमी नहीं, बना भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं। ईरान के पास दोनों की कमी है, और ना रूस से मदद आ सकती है ना चीन से इस समय। वो भी है, और साथ साथ गौरव, ईरान के पास में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर ईरान किसी और जगह से मदद लेना चाहता है तो उसके पास भी वो रास्ते खुले नहीं हैं, क्योंकि चीन यदि कोई मदद भेजना चाहेगा तो ओवरफ्लाइट रूट उसके लिए मुश्किल है। साथ ही उसको लैंड रूट से यदि भेजना है तो उसको पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए उसको वो इजाजत चाहिए होगी। वो हो पाता है, नहीं हो पाता है, नहीं पता। क्या चीन कमिट करना चाहेगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए जो कैपेसिटी है, दुबई में इस समय क्या स्थिति है, अबू धाबी में क्या स्थिति है? सवेरे के समय काफी तनाव भी था, इस समय क्या स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है? क्या कुछ राहत? नावेद इजाज दुबई में ही रहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद, स्वागत है आपका आज तक पर। जमीनी स्थिति के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं नावेद? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक कल से काफी ज्यादा टेंशन थी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मिसाइल्स गिर सकती हैं या कुछ अटैक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने आई थिंक अबू धाबी में उनके मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ था, और बाकी के जितने भी मिसाइल्स थी वो इंटरसेप्ट कर ली गई थी। और आज सुबह तक यही रहा, इंटरसेप्ट कर ली गई थी। अराउंड 147 मिसाइल्स एंड 120 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करके गिरा दिए गए। तो ऐसा कहीं किसी पब्लिक उस जगह पे वो नहीं हुआ कि अटैक हुआ हो। बाकी का प्रिकॉशंस दे दिए गए थे दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कि प्लीज बी एट होम एंड डोंट गो टू द प्लेसेस जहां पे क्राउड ज्यादा हो। अदरवाइज एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो या कुछ हो। दुबई की अगर बात करते हैं तो एक ओएसिस ऑफ पीस, ओएसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ बिजनेस इस रूप में देखा जाता है। क्या उसमें अभी कुछ ऐसा लगा है कि असुरक्षा का वातावरण आ गया है? क्योंकि हमेशा यह समझा जाता था क्षेत्र में कुछ हो जाए दुबई सुरक्षित रहेगा। नहीं, दुबई आज भी सुरक्षित है, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड आई थिंक एक कोई ड्रोन वाज आई थिंक उस पे गिरा था एयरपोर्ट पे, तो उसको उससे प्रिकॉशनरी मेजर के लिए क्लोज कर दिया गया था। सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दुबई गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन has always taken priority for their residents. उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके रेसिडेंट्स होते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जो भी चीजें हैं वो नॉर्मल हो रही हैं, ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। एंड दुबई पुलिस एंड गवर्नमेंट दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कोई खबर मिल पा रही है कि कब तक स्थिति बहाल हो सकती है? एयरपोर्ट कब तक खुल सकते हैं? That is not sure unless and until they fully think कि पूरी तरह से श्योर कंफर्म सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगी, हो जाएगा। लेकिन आई थिंक प्रोबेबली 1 or 2 days मैक्सिमम
बिकॉज दुबई इज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, पूरी दुनिया यहाँ से कनेक्ट होती है, तो दे कांट होल्ड इट फॉर टू लॉन्ग। दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा वो उसको खोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले 24 घंटों में तो स्थिति ये हो गई थी कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि 50,000 से 60,000 लोग वो पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। कुछ फ्लाइट्स लैंड कर गई, कुछ लैंड नहीं कर पाई, कुछ लैंड कर गई तो टेक ऑफ नहीं कर पाई। तो उन लोगों के बारे में उनको किस तरह से प्रशासन या एयरलाइंस बता रहा है कि उनको अब आगे का उनका रास्ता कैसे साफ होगा? उनको अकोमोडेट करेंगे, किसी होटल्स में करेंगे, और जिनके साथ प्रॉब्लम्स थी उनको, या जिनकी फ्लाइट्स थी, भाई जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा फ्लाइट्स कनेक्टिंग होती हैं कि वो अगर 2-4 फ्लाइट भी मिस होती हैं तो एकदम से पूरा एयरपोर्ट भर जाता है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा वो हो गया था। बट दे हैव अकोमोडेटेड एवरीवन एंड दे हैव टोल्ड प्लीज गो होम, और या कोई होटल ले सकते हैं तो आप लीजिए, बाकी का धीरे धीरे करके वी आर ब्रिंगिंग थिंग्स टू नॉर्मल, और जैसे जैसे होगा सबको अकोमोडेट किया जाएगा दूसरी फ्लाइट्स में ऑल, बट एवरीथिंग इज फाइन। जितनी फ्लाइट्स हो सकती थी दे हैव टेकन ऑफ, और जितनी नहीं हो सकती थी दोज आर ऑन हॉल्ट एट द मोमेंट। They'll be fine in probably 2 days. Hopefully, this is what I am thinking, that in 2 days it will be fine. यही प्रणय कहा भी जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। और ये जो जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, सबसे बड़ी उम्मीद इसी से है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश वो प्रयास करेंगे शांति बहाली कितनी जल्दी हो सके। देखिए, स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। मैं इस आकलन पर नहीं जाना चाहूंगा कि स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी, क्योंकि सामान्य के मायने बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कोशिश जरूर हो रही है, एक जगह एक दूसरे से फोन कॉल पर बात हो रही है। लेकिन जीसीसी आखिर कर क्या सकता है? क्या जीसीसी इजराइल पर प्रेशर बना सकता है या अमेरिका पर प्रेशर बना सकता है? और जब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, अब इजराइल और अमेरिका इस ऑपरेशन को इतना आगे ले जा चुके हैं कि अब उसे बीच में छोड़ना उनके लिए घातक भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट इसमें कर चुके हैं। इसमें पॉइंट ऑफ रिटर्न कहां पर आता है? जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमारे साथ भी जो बैठे हैं, कि अब इसमें कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, चाहे वो मसूद पेजेश्कियान जैसे लिबरल नेता के साथ में खड़ा किया जाए या कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर वहां पर आने दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी IRGC बसीज मौजूद है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर मौजूद है। भले ही उसको नुकसान हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आधा मारना तो और भी घातक हो सकता है। और यही चीज अगर आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें, ईरान अपने आप को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताता भी है। जनरल मिस्टन, वहां की आर्मी को भी देखा जाए तो उनका एक चेन ऑफ कमांड है, वहां की गवर्नमेंट को देखा जाए तो एक चेन ऑफ कमांड है। भले ही सर कट गया हो, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि अगर नंबर 1 मारा जाता है तो उनकी जगह कौन आएगा, अगर सुप्रीम काउंसिल के लोग मारे जाते हैं उनकी जगह कौन आएगा। और अभी वहां से रिपोर्ट जनरल मिस्टन ये आ भी रही हैं कि मसूद पेजेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष है, चीफ जस्टिस जो रिलीजियस कोर्ट के हेड है, उन सबका एक टेम्पररी काउंसिल बनेगा। तो सिस्टम तो चलता ही रहेगा। जनरल मिस्टन, सिस्टम चलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए, हर जगह ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। जब भी टॉप लीडरशिप का खात्मा होता है तो उसके बाद सेकंड रंग, थर्ड रंग लीडरशिप चलती है। लेकिन देखिए, जब लीडरशिप का एलिमिनेशन होता है तो एक प्रभाव और मोराल पे पड़ता है, कोई डाउट नहीं है। आर्म फोर्सेस के भी ये बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एक लीडर का बहुत बड़ा होल्ड होता है। तो हो सकता है कि जो टॉप और सेकंड रंग लीडरशिप पे अभी खात्मा हुआ है तो ट्रुप्स पे और जो फाइटिंग फोर्सेस हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये भी जाहिर है कि देखिए, ईरान में एक बड़ा जज्बा और जुनून है लोगों के अंदर, ये बदले की भावना के लिए। तो वो अभी भी ये मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब उनका इरादा सिर्फ यही है कि टारगेट करते रहो, कहीं पर भी कोई तो कैजुअल्टी हो। लेकिन हाँ, एक और जरूर चीज़ ये कर सकते हैं, और टेररिस्ट एक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन नागरिक कहीं पर भी और जूइश नागरिक, इजरायली नागरिक किसी भी कंट्री में होस्टेज बनाए जा सकते हैं, इनको टारगेट किया जा सकता है, लोन वोल्फ अटैक हो सकता है। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा ये संख्या में ये लोग हैं, वो पॉसिबिलिटी है, पर वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। और मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एम के लिए ये कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ ये ट्रंप और नेतन्याहू ने सोच के किया होगा। और कल उनकी स्पीच में भी बहुत क्लैरिटी की कि हम कुछ नुकसान सहने के लिए तैयार हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जो कुछ लोग सोच रहे थे जनरल दयाल की जो इस्लामिक देश हैं वो सब एक मंच पर आ जाएंगे। आज अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी
जिससे पूरी दुनिया काफी चौकन्ना भी हो गई और उनको अजीबोगरीब बात यह लगी कि रिपोर्ट में कहा गया सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों एक मत थे कि यह सबसे सही समय है ईरान पर वार करने के लिए। तो अगर इस्लामिक देश अलग अलग है इस पर, तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी बात है अगर सऊदी अरेबिया भी इस हमले के पक्ष में था। अमेरिका बहुत दिन से जानता है, दुनिया जानती है कि जो ओआईसी कंट्रीज है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो बहुत डिवाइडेड है, इनके बहुत डिफरेंसेस हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान का तो एक बहुत टेम्पररी सा ट्रूस या फ्रेंडशिप थी ना, और सऊदी अरेबिया पीस चाहता है इस इलाके में। सऊदी अरेबियन जो प्रेजेंट अपने जो मोहम्मद बिन प्रिंस सलमान है, जो उनका पूरा का पूरा फोकस डेवलपमेंट में है।